ओके 3:30 हो गया, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन का, और म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में हमने ये सीखा था कि जब एक कॉइल है उसमें से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बराबर रखे कॉइल से गुजरती है। तो जब ओरिजिनल कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो बराबर वाले कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। और जैसे ही कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की आवाज आए तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि यकीनन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। तो हमने ये सीखा था कि एक कॉइल का करंट चेंज करने से बराबर वाले कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है। एक साहब को गुदगुदी करने से बराबर बैठा है साहब को हंसी आने लगती है, तो दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन जब आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ा तो अब आपके जहन में एक लॉजिकल सवाल उठना चाहिए था। यू शुड हैव अ लॉजिकल क्वेरी हियर। इस पूरे डिस्कशन के बाद एक सवाल उठना चाहिए दिलो दिमाग में। किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कोई? ये जो म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा, ये जो मैंने अभी प्रोसेस एक्सप्लेन किया दोबारा, इसके बारे में गौर करने से आपके जहन में एक सवाल उठना चाहिए। या खाली यही एग्जाम्पल जो आपने सुनी कि एक साहब को गुदगुदी की तो बराबर वाले को हंसी आई, तो इसमें एक सवाल उठना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब आपने आजकल अपनी क्वेरीज के सिस्टम को, क्यूरियोसिटी को बहुत लो मोड में किया हुआ है। आसिम, सूफिया, सकीना, मुझे लग रहा है आपको पूछना चाहिए वो सवाल। यस सकीना जहरा। सर मे बी ये कि वो कितना दूर हो, लाइक कितना डिस्टेंस हो उन दोनों कॉइल्स में। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। के फासला कितना होना चाहिए? यस, ये एक अच्छा सवाल है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के हवाले से। तो हाँ, इतना फासला होना चाहिए कि एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को के पास गुजरे, यानी उसको पता चले, महसूस हो, उससे गुजर रही हो, तो इतना फासला होना चाहिए। अगर ज्यादा दूर हो जाएगा तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की रेंज से बाहर निकल जाएगा देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दैट्स राइट। लेकिन मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक दोस्त को गुदगुदी की, बराबर वाले को हंसी आई गुदगुदी में से, ऐसा होता है। लेकिन भाई, जिसको गुदगुदी की उसको भी तो आनी चाहिए हंसी। जिसको गुदगुदी की है आपने, वो नहीं हंसेगा? वो रोबोट है क्या? प्लास्टिक का बना हुआ है? तो बराबर वाला तो बाद में हंसेगा, वो भी तो हंसेगा। आप कह रहे हैं कॉइल है, उसमें से करंट गुजरा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड जो वहां जनरेट हो रही है बराबर कॉइल से भी गुजर रही है। अब करंट चेंज किया तो बराबर वाले कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हुआ। ये बात सब मान ली, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। लेकिन सवाल ये उठना चाहिए कि जब बराबर वाले कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो तो बाद में होगा, पहले तो खुद उसी कॉइल में वो फ्लक्स चेंज होगा। जिस कॉइल में करंट पहले से था उसका करंट चेंज किया तो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई ना, जो बराबर में जा रही थी। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब बराबर में चेंज हो रही है तो खुद उसमें भी तो चेंज होगी। और जब खुद उसमें भी फ्लक्स चेंज होगा तो जहां भी फ्लक्स चेंज होगा तो फौरन आपको सोचना चाहिए कि वहां वो जरूर होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट। तो प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला करंट जब चेंज किया जाता है तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन वो बाद में होता है, उससे भी पहले खुद प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है
और खुद प्राइमरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो एक है म्यूचुअल इंडक्शन और एक है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए दो कॉइल्स की भी जरूरत नहीं है, अकेला कॉइल है। और इस अकेले कॉइल को आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और इस अकेले कॉइल को ही आपने रियोस्टेट से कनेक्ट किया हुआ है और इसी अकेले कॉइल को आपने एमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब जब इस कॉइल से करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। जब आप इस कॉइल से गुजरने वाले करंट को रियोस्टेट की मदद से चेंज करेंगे तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो खुद इसके अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो एक वो करंट है जो पहले से था, ओरिजिनल करंट, और एक वो करंट है जो इंड्यूस्ड हुआ, जो ओरिजिनल करंट को चेंज करने से जनरेट हुआ। तो जब भी हम ओरिजिनल करंट को चेंज करेंगे तो इसमें एक नया करंट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा जो बैटरी से नहीं आ रहा, जो इंड्यूस्ड करंट है। तो एक वो करंट है जो बैटरी से आ रहा है। तो जब बैटरी से आने वाले करंट को जब भी चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और नतीजे में इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। तो अब दो करंट एक साथ मौजूद होंगे, वो दोनों मिलके क्या गुल खिलाएंगे वो तो आगे समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जब भी किसी कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो बराबर रखे कॉइल का फ्लक्स चेंज होने से करंट जनरेट हुआ, वो तो म्यूचुअल इंडक्शन है। लेकिन पहले खुद उस कॉइल में भी एक नया करंट जनरेट होगा, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक, आप लिखिए सेल्फ इंडक्शन की तारीफ। The process in which change of current in a coil in a coil causes an induced EMF in the same coil the process in which change of current in a coil causes an induced EMF in the same coil is called self-induction. Is called self-induction. The EMF is called self-induced EMF. The EMF is called self-induced EMF. Or back EMF. And the resulting current is called self-induced current. Resulting current is called self-induced current. Explanation नई लाइन से लिखेंगे। Consider a coil
Consider a coil connected to a battery, rheostat and ammeter. Consider a coil connected to a battery, rheostat and ammeter. Connected to a battery, rheostat and ammeter. When a current is passed in the coil, a magnetic field is produced. A magnetic field is produced. As we change the current in the coil, the magnetic flux passing through the coil changes. The magnetic flux passing through the coil changes. आगे भूल गया मैं, इसके आगे क्या होगा? सोफिया बताइए। Sir, due to which an induced EMF is generated in the coil. Very good, लेकिन कुछ मिस कर दिया आपने। मिस कर दिया। Magnetic flux passing through the coil. म्यूचुअल इंडक्शन याद नहीं किया था? जी सर। म्यूचुअल इंडक्शन याद किया था? जी बिल्कुल पक्का नहीं, लेकिन याद किया हुआ है, याद है। बिल्कुल पक्का नहीं ने बता दिया सब कुछ, इसीलिए मिस हुआ है। मलाइका नसीम बताती है। According to Faraday's law. तो जैसे ही बात आएगी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो फौरन बात आएगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। लिखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ an induced EMF and induced current is generated in the coil. According to Faraday's law, an induced EMF and induced current is generated in the coil. An induced EMF and induced current is generated in the coil. और आखिरी सेंटेंस वही है, the EMF is called self-induced EMF and the current is called self-induced current. EMF is called self-induced EMF and the current is called self-induced current. ठीक है? तो अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है और आपके जहन में कुछ है और या याद करके आए हैं, तो आगे का काम बड़ा आसान नजर आ रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स की बात हुई थी और एक के चेंज ऑफ करंट से दूसरे का चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज ऑफ फ्लक्स एंड चेंज ऑफ करंट के। और फिर आपने दो इक्वेशंस बनाई थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उनको इक्वेट किया था। ठीक, आज भी वही कुछ होने वाला है, लेकिन मजे की बात ये कि अब दो कॉइल ली है।
तो अब प्राइमरी सेकेंडरी का झगड़ा ही नहीं, एक ही कॉइल है, जो भी हो रहा है उसी में हो रहा है। तो अब देखिए क्या होगा कि पहली बात फैराडेज लॉ ने कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। अब इस कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज ऑफ फ्लक्स किस वजह से हो रहा है? चेंज ऑफ करंट की वजह से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन अब लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। सही। और फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाएगा साइन ऑफ इक्वालिटी से, तो कांस्टेंट आएगा, और यहां जो कांस्टेंट है वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड बोथ आर म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड दिस विल बी कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। वो टू कॉइल्स था और ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आया खाली शरीफ पे? ठीक, यहां तक लिख लें। Mathematical expression, the magnitude of self-induced EMF is directly proportional to the magnitude of self-induced EMF is directly proportional to rate of change of current in the coil. Rate of change of current in the coil. That is equation ये वाली, EMF directly proportional to delta I upon delta T. EMF directly proportional to delta I upon delta T, and EMF is equal to L delta I upon delta T. L delta I upon delta T, where L is a constant called self-inductance of the coil. Where L is a constant called self-inductance of the coil. और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और क्या लगाना जरूरी है? नेगेटिव साइन। लेंज़ लॉ की याद में नेगेटिव साइन लगाएंगे और बताएंगे where negative sign indicates that direction of self-induced current is such that it opposes the change of current in the coil. It opposes the change of current in the coil. Direction of induced current is such that it opposes the change of current in the coil. उसके बाद EMF की दूसरी इक्वेशन लिखना चाहते हैं हम according to Faraday's law। लिखिए according to Faraday's law EMF is equal to minus n delta phi upon delta t. This is our equation number 2. Minus n delta phi upon delta t,
और यहां बताना पड़ेगा कि n क्या है, where n is number of turns of the coil, और डेल्टा phi अपॉन डेल्टा t क्या है, yes, and delta phi upon delta t is the rate of change of flux, rate of change of flux in the coil. आपको समझ आ रहा होगा आगे क्या करना है जी। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे या कंबाइन करेंगे। तो क्या होगा, n डेल्टा phi अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू l डेल्टा I अपॉन डेल्टा t। नेगेटिव साइन और डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा and you get the equation n delta phi is equal to l delta I। ठीक, अब आपको आगे भी समझ आ रहा होगा हमें क्या करना है। हमें डेल्टा I और डेल्टा phi को चेंज करना है। तो उसके लिए पहले हम वही एज्यूम करेंगे कि फर्ज कीजिए जिस वक्त करंट I है उस वक्त फ्लक्स phi है, जिस वक्त कॉइल में करंट I है उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स phi है। तो अगर हम करंट को कम करके जीरो करें तो फ्लक्स कम होकर जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा I इज इक्वल टू I माइनस जीरो एंड डेल्टा phi इज इक्वल टू phi माइनस जीरो, यानी डेल्टा I इज इक्वल टू I एंड डेल्टा phi इज इक्वल टू phi। तो आपकी ये इक्वेशन रिप्लेस हो जाएगी किससे, यहाँ पर डेल्टा phi की जगह आ जाएगा क्या, n phi इज इक्वल टू डेल्टा I की जगह l इंटू I, n इंटू phi इज इक्वल टू l इंटू I। याद है, ठीक है। पिछला म्यूचुअल इंडक्टेंस था, वहां क्या था, वहां था ns phi s इज इक्वल टू m इंटू IP, क्योंकि करंट प्राइमरी का चेंज हो रहा था, फ्लक्स सेकेंडरी में हो रहा था। यहाँ सब कुछ एक ही कॉइल में हो रहा है, तो यहाँ भी n इंटू phi है और कांस्टेंट की जगह l है और करंट की जगह I है। तो n इंटू phi इज इक्वल टू l इंटू I। तो कैसे क्या करेंगे, पहले इसको बताना पड़ेगा, अल्फाज में लिखिए। सपोज व्हेन अ करंट I passes in the coil, suppose when a current I passes in the coil, the flux through the coil is phi। Suppose when a current I passes in the coil, comma, the flux through the coil is phi। As we reduce the current from I to zero, as we reduce the current from I to zero, the flux changes from phi to zero। The flux changes from phi to zero। In this case, in this case, क्या होने वाला है इक्वेशन, डेल्टा I is equal to I minus 0 is equal to I
and delta phi is equal to phi minus 0 is equal to phi. So therefore n into phi is equal to L into I. N into phi is equal to L into I. तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? What is n into phi? Flux linkage of the coil. Good. लिखिए. Hence flux linkage of the coil is equal to product of current in the coil and self inductance of the coil. Flux linkage of a coil is equal to product of current in the coil and self inductance of the coil. ठीक, अब क्या करना चाहिए? Define something. Define self inductance. Good. तो अब हमें self inductance को define करना है और self inductance को define करने के लिए वही असूल कि जो उसकी फर्स्ट इक्वेशन थी, सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ आया? तो सबसे पहले आपको याद है कि सेल्फ इंडक्टेंस आज की इक्वेशन नंबर 1 में आया. ठीक, तो अब इससे आप सेल्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन बनाइए. तो सेल्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन क्या होगी? L is equal to EMF upon delta I upon delta T. ठीक है, और ये अब इस क्लास में हर स्टूडेंट को ये इक्वेशन रीड करनी आनी चाहिए. कौन रीड करेगा? रेज योर हैंड. कौन रीड करेगा? हाया जावेद. Sir, it is the ratio of EMF of the induced current and the rate of change of current is known as self-inductance. दोबारा ट्राई करें, थोड़ा बेहतर कर सकती हैं आप. The ratio of induced EMF and the rate of change of current is known as self-inductance. इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ? जमीन पे या आसमान पे? Of the coil. Very good. हमेशा पूरी बात है. Ratio between self-induced EMF in the coil and rate of change of current in the coil is called self-inductance of the coil. लिख लीजिए. The ratio between self-induced current in a coil, and rate of change of current in the coil. Ratio between self-induced current in a coil and rate of change of current in the coil is called self-inductance of the coil. Is called self-inductance of the coil. और आपके पास इक्वेशन होगी L is equal to क्या? EMF upon delta I upon delta T
L is equal to EMF upon delta I upon delta T। ठीक है, और दूसरी डेरिवेशन, दूसरी इक्वेशन, तो L is equal to N into phi upon I। L is equal to N into phi upon I। ठीक, कौन रीड करेगा क्विकली? कॉन्फिडेंस होना चाहिए अब आपके अंदर। कासिम हसन। Sir, the ratio between flux linkage of the coil and the current in the primary coil is called mutual inductance of the coil. It's called self inductance of the coil. तो क्या इसमें प्राइमरी कॉइल बोलने की जरूरत है? जब सेकेंडरी नहीं होता तो सिर्फ आ कॉइल और दा कॉइल होगा। ठीक है, प्राइमरी कॉइल जब बोलेंगे जब सेकेंडरी कॉइल होगा, जब सेकेंडरी है ही नहीं तो कोई प्राइमरी भी नहीं है, सिर्फ कॉइल। एग्री? तो लिखिए, रेशियो बिटवीन फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कॉइल, the ratio between flux linkage of a coil and current in the coil। Ratio between flux linkage of a coil and current in the coil। ये आ और दा का यूज आना चाहिए आपको। जब पहली दफा बोला तो आ कॉइल, जब दूसरी दफा बोला तो दा कॉइल। यहाँ दा कॉइल से मुराद है ये वो दा कॉइल है जिसके लिए पहले आ कॉइल लिखा था। तो जब वही दोबारा आता है तो जो पहले आ होता है वो बाद में दा हो जाता है। ठीक, the ratio between flux linkage of a coil and current in the coil is called self inductance of the coil। दूसरी इक्वेशन लिख लें, L is equal to N phi upon I। N into phi upon I। यूनिट बताइए। जी, यूनिट बताइए। तो ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर अपॉन सेकंड, यानी कि वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या था? वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो इसका यूनिट क्या है? वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। जाहिर है वही डायमेंशंस हैं तो वही यूनिट होगा। और उस यूनिट का नाम क्या था? वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर को क्या कहते थे? हेनरी। तो यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ पे भी हेनरी कहेंगे। तो इट इज कॉल्ड हेनरी। तो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर कॉल्ड हेनरी। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है वही सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है। लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर कॉल्ड हेनरी। वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर कॉल्ड हेनरी। तो हेनरी को आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं तो दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बाद डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट क्यों जनरेट होता है ये हमें पता चला फैराडेज लॉ से।
और सेल्फ इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होता है ये हमें पता चलता है लेंज़ेस लॉ से। तो फैराडेज लॉ और लेंज़ेस लॉ, तो लेंज़ेस लॉ टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो आज अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। अब ये बड़ी मजेदार बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सेल्फ इंड्यूस्ड करंट के बारे में गौर करें, कहां जनरेट हो रहा है? कॉइल में। कॉइल में करंट की कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? किसी भी कॉइल में करंट की कितनी डायरेक्शन हो सकती है? 1 2 3 4 5, सिर्फ 2। एक्सीलेंट। कॉइल हमेशा क्लोज होता है ना, क्लोज पाथ होता है, तो करंट की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एक बात, तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा वो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन असल मजे की बात यह है कि सेल्फ इंड्यूस्ड करंट एक ऐसे कॉइल में जनरेट होने जा रहा है जिसमें पहले से करंट है, ओरिजिनल करंट, और उस ओरिजिनल करंट के चेंज होने पर सेल्फ इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। अगर ओरिजिनल करंट को चेंज न करते तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होता। तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट तो जनरेट ही कब हो रहा है? जब भी हम ओरिजिनल करंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल्फ इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उस वक्त कॉइल में 2 करंट होंगे, एक ओरिजिनल करंट और एक नया करंट, और इन दोनों करंट की डायरेक्शन या तो सेम होगी या अपोजिट होगी, डिपेंडिंग अपॉन के सेल्फ इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आया है, ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में आया है या अपोजिट टू ओरिजिनल करंट आया है। देखिए, ओरिजिनल करंट फर्स्ट करें क्लॉकवाइज है, तो अब सेल्फ इंड्यूस्ड करंट के पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो भी क्लॉकवाइज पैदा होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। ठीक, तो अब इसके लिए लेंज़ेस लॉ हमें क्या बताती है उस पर गौर करना होगा। तो लेंज़ेस लॉ ये कहती है कि डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट is always such that it opposes the cause which produces it. तो लेंज़ेस लॉ से मुझे ये लगा कि अगर ओरिजिनल करंट क्लॉकवाइज है तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल गलत, आपने लेंज़ेस लॉ समझा ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था लेंज़ेस लॉ एक बड़ा ही मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। लेंज़ेस लॉ ने ये नहीं कहा कि सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ओरिजिनल कॉज के अपोजिट होगी, उसने ये कहा कि सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ओरिजिनल कॉज को अपोज करेगी। अब पहले ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल कॉज है क्या। तो ओरिजिनल कॉज क्या है? व्हाई इज सेल्फ इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड? कॉज है ओरिजिनल करंट, कॉज है ओरिजिनल करंट या चेंज ऑफ करंट। चेंज ऑफ करंट, ओरिजिनल करंट नहीं है कॉज, चेंज ऑफ ओरिजिनल करंट। अगर ओरिजिनल करंट रहे और उसको चेंज ना करें तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, लेकिन जब भी चेंज करेंगे तो सेल्फ इंडक्शन होगा। अब चेंज तो 2 तरह से हो सकता है, चेंज तो 2 तरह से हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो अगर हमने ओरिजिनल करंट को कम किया, if the change means reduction of original current, अगर हमने ओरिजिनल करंट को कम किया है तो अब अगर सेल्फ इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनल करंट के अपोजिट जनरेट हुआ तो वो कॉज को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? अगर हमने ओरिजिनल करंट को कम किया है और सेल्फ इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो वो कर्मी को ओरिजिनल करंट के कम होने को और कम करेगा।
यानी वो कॉज को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। एक्सेलेंट। तो हमें पता ही है कि कभी भी वो ओरिजिनल कॉज को सपोर्ट नहीं करता। ठीक, माइंड बॉगलिंग हो रही थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, करें माइंड बॉगलिंग। अब सारे एंट्री टेस्ट में ना लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है, ई-कैट में भी आ जाएगी इस साल, तो जरा थोड़ा सा दिमाग को भी हिलाएं। बहुत आराम कर लिया आप लोगों ने जी। तो और से सुनिए, ओरिजिनल करंट को कम किया, दैट्स द कॉज। इसकी मुखालफत कैसे होगी, कैसे कम होने ना दे। इसे कम ना होने ना देने के लिए जरूरी है कि जो नया करंट आए वो इसको खत्म करे या इसको बढ़ाए। कम हो रहा है, ये कॉज है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, कम ना हो। तो कम ना होने के लिए जरूरी है कि जो नया करंट आए वो सेम डायरेक्शन में आए, अपोजिट डायरेक्शन में आए। सेम डायरेक्शन में आए, अपोजिट डायरेक्शन में आए, सेम डायरेक्शन में आए। गुड, ठीक। अच्छा, ये मुश्किल वाला पार्ट था, अब आसान वाला पार्ट बोलता हूं, और से सुनिए। अगर हमने चेंज करने के लिए ओरिजिनल करंट को बढ़ाया था, ओरिजिनल करंट को इंक्रीज किया था, तो ये चेंज है, करंट बढ़ रहा है। तो सेल्फ इंड्यूस करंट का काम क्या है कि चेंज नहीं होने देना। तो वो करंट को बढ़ने नहीं देगा। तो करंट को बढ़ने नहीं देने के लिए वो क्या करे, वो सेम डायरेक्शन में पैदा हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अगर वो सेम डायरेक्शन पैदा हुआ तो ओरिजिनल करंट और बढ़ जाएगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सीलेंट। तो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा। तो इफ द ओरिजिनल करंट इज इंक्रीजिंग, द सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल करंट। एंड इफ द ओरिजिनल करंट इज डिक्रीजिंग, the self induced current की direction will be the same as direction of original current। तो bottom line ये है कि self induced current original current के opposite भी आ सकता है, same direction में भी आ सकता है। depend ये कर रहा है कि cause क्या है। if the cause is increase, so then it has to decrease, so it has to come opposite। and if the cause is decrease, then it wants to increase, so it has to come in the same direction। आया ख्याल शरीफ में? अब लिखिए, if the original current is increased, if the original current is increased, the direction of self-induced current is opposite to the direction of original current। The direction of self-induced current is opposite to the direction of self-induced current। If the original current is increased, the direction of self-induced current is opposite to the direction of original current। अब नेक्स्ट सेंटेंस खुद बना सकते हैं आप, ऊपर वाला सेंटेंस देखकर। If the original current is decreased, if the original current is decreased, the direction of self-induced current is same as direction of original current। If the original current is decreased, the direction of self-induced current is same as direction of original current। तो क्या समझ आया आपको? ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये कर क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? मसलन ओरिजिनल करंट था 10 एम्पियर, हम अगर इसे 10 से 12 कर दें तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। कहेगा नहीं 12 नहीं होने देना, वापस 10 करो। यही मतलब हो ना अपोजिट, इट अपोजेस द कॉज। कॉज क्या है? इंक्रीज। तो अगर ओरिजिनल करंट इंक्रीज हुआ है तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, उसको 10 से 12 होने नहीं देना चाहता, वापस 10 पे लाना चाहता है। एंड अगर हमने कम किया है, 10 से 8 किया है, तो अब सेल्फ इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। जो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कम होने लगा उसे कम होने नहीं देगा, कहेगा वापस 10 से आ जाओ। यानी सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस्ड करंट कर क्या रहा है, वो इस ओरिजिनल करंट को चेंज नहीं होने देना चाहता। अगर बढ़ रहा है तो करंट नहीं बढ़ाना नहीं, अगर कम हो रहा है नहीं कम नहीं होना। जो हमारी कौम में है ना, बिस्तर पे पड़े नहीं हिलाना नहीं, जिस हालत में वैसे बैठे, स्टेटस को, जिसको जो
मैटर में भी ये प्रॉब्लम है, मैटर को भी ये प्रॉब्लम है. It opposes any change in its position. A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion. पड़े हुए तो पड़े हुए, हिल रहे तो हिले रहे, चेंज नहीं चाहिए. वही सेल्फ इंडक्टेंस में है. सेल्फ इंडक्टेंस वही प्रॉपर्टी है जो मैटर में वो प्रॉपर्टी है जो उसे चेंज नहीं होने देना चाहती, चेंज ऑफ स्टेटस नहीं होने देना चाहती. मैटर की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? Inertia. Excellent. So self-inductance is the inertia of a circuit. Self-inductance is the inertia of a circuit. Inertia of current. तो सर्किट का सेल्फ इनर्शिया जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है. तो आखिरी सेंटेंस देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट. सेल्फ इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट which opposes any change of current in the circuit. Inductance is that property of a circuit which opposes any change of current in the circuit. ठीक. तो आपको क्या लगता है, सेल्फ इंडक्टेंस अच्छी प्रॉपर्टी है या बुरी प्रॉपर्टी? इज इट गुड और इज इट बैड? मतलब आपको इनर्शिया पसंद है, जमूद पसंद है, आप चाहते हैं कोई चेंज ना है ना, जैसे पड़े वैसे पड़े रहने दें. याद रखिए, जमूद, इनर्शिया, स्टेटस को कभी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती. Always look for change. Always look for change. इसी तरह इसी असूल के तहत सेल्फ इंडक्टेंस अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है. और कीजिए क्यों नहीं अच्छी, मैं बताता हूँ. आपके पास एक सर्किट है, मसलन आपका घर है, आप उसमें करंट कम करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, आपने तो बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने उसे बंद किया, आपने कहा बंद हो गया सर्किट, उसमें सेल्फ इंड्यूस करंट आ गया, अपोजिट बंद नहीं होने देगा उसे. तो आपने उसे 10 से 0 किया, लेकिन आपको नहीं पता उसके अंदर खुद ब खुद एक जादू से एक करंट पैदा हुआ है जो उसे 10 से 0 होने नहीं दे रहा. या आप उसको बढ़ा रहे करंट को 10 से 20 कर रहे हैं, उसमें जादू से करंट पैदा हो रहा है जो उसे 10 से 20 होने नहीं दे रहा. तो सेल्फ इंडक्टेंस इज नॉट अ यूजफुल प्रॉपर्टी. वो तो चेंज को रोक रहा है, वो खुद ब खुद एक करंट जनरेट हो रहा है जो आप जो करना चाह रहे हैं वो उसको नहीं होने देना चाह रहा. तो इट्स नॉट अ यूजफुल प्रॉपर्टी. इसलिए सर्किट्स में वेस्ट ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए एक खास किस्म की वाइंडिंग यूज की जाती है जिसे कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग. तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग क्या होती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. मिसाल के तौर पर, मुझे अभी कोई तार नहीं मिल रहा, वरना मैं आपको बताता कि नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग क्या होती है. तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कैसी होती है, जैसे ये एक तार है, ठीक है. अब इस तार से हमने कॉइल बनाना है, तो हम कॉइल कैसे बनाते हैं? तार नजर आ रहा है, हमने एक कोने से इस तार को पकड़ते हैं और सिलेंडर पे लपेट देते हैं. तो ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल या सोलेनॉइड बन गया, ठीक है. एक एंड से करंट जाएगा, क्लॉकवाइज चलता चलता दूसरे एंड से निकल जाएगा. नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कैसे बनाते हैं? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग के लिए हम इस तार का कॉइल बनाने से पहले इसको डबल कर लेते हैं, दोहरा कर लेते हैं, ठीक है. रस्सी दोहरी कर लिया आपने, डबल कर लिया. अब दोनों सिरे एक तरफ है, दोनों एंड एक तरफ है, इधर से क्लोज लूप है. दोहरा करने के बाद अब इस दोहरे तार को लपेटते हैं, ठीक है. तो नतीजा क्या होता है कि दोनों एंड्स एक जगह होते हैं, जहां से करंट ने अंदर जाना है, जहां से करंट ने बाहर जाना है. तो अगर मैं इसको बोर्ड पे ड्रॉ करूं तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कुछ इस तरह की होती है. किस तरह की? कि डबल बैक, कि आप डबल कर चुके होते हैं वायर को एक ही जगह से, तो ये पूरा वायर डबल चल रहा होता है, ठीक. तो जब पूरा वायर डबल चल रहा है तो इसके दोनों सिरे एक ही जगह है. जब इसके दोनों सिरे एक ही जगह हैं तो अब आप देखिए कि फॉर एग्जांपल इस सिरे से करंट एंटर हुआ तो इसमें करंट डाउनवर्ड है, जो इसके बिल्कुल बराबर में वायर है वो एग्जिट है, तो वहां से करंट बाहर आएगा.
तो अगर एक वायर में डाउनवर्ड करंट है तो बराबर वाले वायर में अपवर्ड करंट होगा और पूरे वायर में ऐसे ही चलेगा। इधर देखिए ये नॉर्मल वायर था, इसमें क्या था, एक एंड से करंट जाएगा दूसरे से बाहर आएगा। तो ये एक वायर गया डाउनवर्ड, फिर घूमा दूसरी तरफ अपवर्ड, फिर घूमा। अब इसमें क्या किया हमने, ये जो एक तरफ से एंटर हुआ है इसी के बिल्कुल चिपका हुआ दूसरा वायर है, एक में डाउनवर्ड एक में अपवर्ड, एक में डाउनवर्ड एक में अपवर्ड है। तो अगर एक वायर में करंट अपवर्ड है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई वो क्लॉकवाइज है फॉर एग्जांपल। तो अगर करंट डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होती है? करंट की वजह से। अगर करंट अपवर्ड है फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज फील्ड है तो करंट डाउनवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड होगी। यस, तो अगर दो वायर बराबर बराबर है, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, दूसरा वायर के बराबर में उसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो जब वो कैंसिल कर देंगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो। एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड उससे चिपके हुए दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो। पूरे कॉइल में जितनी जगह वायर चल रहा है बराबर बराबर चल रहा है, डबल बैक होकर चल रहा है। तो एक में अगर करंट डाउनवर्ड है दूसरे में अपवर्ड है तो एक की क्लॉकवाइज है बराबर वाली की एंटी क्लॉकवाइज है, पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी कैंसिल। तो जब आप करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो चुकी होगी, तो पूरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। तो करंट जा रहा होगा नॉन इंडक्टिव वायर में से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही होगी क्योंकि दोनों फील्ड कैंसिल हो चुकी होंगी बराबर बराबर वाली। और जब वो कैंसिल हो गई होंगी तो पूरे कॉइल में जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब आप करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो क्यों, तो क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, फ्लक्स चेंज होने से। फ्लक्स क्यों चेंज होता है, करंट चेंज होने से। करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज क्यों होता है, क्योंकि फील्ड जनरेट होती है। और नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग में करंट के गुजरने से फील्ड कैंसिल हो जाती है आपस में। तो जब फील्ड कैंसिल हो जाती है तो फील्ड होती ही नहीं है, जब वो होती ही नहीं है तो वो चेंज नहीं होती, जब वो चेंज नहीं होती तो इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होता, ना होता है बांस, ना बजती है बांसुरी। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का ये सही प्रूफ है कि आप क्या करते हैं, आप वायर को इस तरह कॉइल की शक्ल देते हैं डबल बैक इटसेल्फ, और जब वो डबल हो जाता है तो दोनों वायर आपस में एक दूसरे की फील्ड को मुसलसल कैंसिल करते जाते हैं। देयर इज नो नेट magnetic field generated, therefore when the current is changed the flux is not changed and hence no induced current is generated. That kind of wiring is called non inductive winding. ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन भी आपको सर हैं अभी व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ये नोट्स भी देख लें। जो नोट्स हम आपको ऑनलाइन भेज रहे हैं, अगर आपके पास, वैसे तो आपको ये सेंटर से अलग से भेज सकते थे आप, लेकिन अगर आपके पास ये अलग से हैं या नहीं है, प्लीज इसको कॉपी डाउन कर ले। कल तो फोन हैंग हो गया या व्हाट्सएप हैंग हो गया या कुछ भी हो गया या ढूंढने में मसला हो जाएगा। आज नोट्स मिले हैं, आज उतारेंगे 10 मिनट लगेंगे, इम्तिहान से 10 दिन पहले उतारेंगे तो 10 घंटे लगेंगे। वैसे ही सर में इतना दर्द होगा, वैसे ही इतनी टेंशन होगी, वैसे ही घबराहट हो रही होगी। तो प्लीज ये साथ साथ उतार लिया करें और याद कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन टॉपिक खत्म होता है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर जो हमारा मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है, और सर ओएस ने आपको कराना है इस वीक में जो चैप्टर 17 के जो टॉपिक लगे हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा और एम्पियर सर्किट, ठीक है। तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर फिजिक्स तकरीबन अगले 7-8 क्लासेस में खत्म हो जाएगी और फिर इसका रिव्यू और प्रैक्टिस हम करेंगे इंशाल्लाह सेकंड ईयर, ठीक है। और पीएमसी के जो ऐलानात आए हैं उससे जो लोग परेशान हो रहे हैं उनसे उनको चाहिए परेशान ना हो। ज्यादातर मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज़, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, कुछ हमारा अपना भी कसूर है कि हम हर चीज में गम तलाश करते हैं, परेशानी तलाश करते हैं, और हर चीज में लगता है बस हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, ये क्या हो गया। तो वो जो एक पंजाबी की एक वो रुबाई है, मतलब मुझे पंजाबी सही नहीं आती तो अगर मैं गलत बोलूं तो जो पंजाबी लोग हैं नाराज ना हो,
लेकिन उसमें ये कहा उन्होंने कुछ उंजवी रामा औखा सी, कुछ हमारी किस्मत भी अजीब सी थी, कुछ उंजवी रामा औखा सी, कुछ गल विच गमों का तौक भी सी, कुछ हमारे साथ गमों का तौक भी था, और कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ उंजवी रामा औखा सी, कुछ गल विच गमों का तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, और कुछ हमें खुद ही मरने का शौक था। तो जो आपको खुद मरने का शौक होता है कि अच्छी खबर को भी बुरा बना देते हैं, वो ना बनाएं। तो इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे आज या कल में। मैं एक सेशन प्लान करूंगा जिसमें आप लोगों से पीएमसी पे बात करेंगे कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने जो ऐलान किए हैं एमडी गेट के बारे में, तो उसमें गुड न्यूज क्या है। ठीक है, तो डोंट कंसीडर थिंग्स एवरीथिंग एज बैड, देयर आर लॉट ऑफ गुड न्यूज। ठीक, अल्लाह हाफिज़।